सहयोगी दलों को साधने की कोशिश कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठक की, इसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सर, कितनी सीटों पर आप लोगों की जो है सहमति बनी है, पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, रात तो चर्चा हुई है जीत और सीट पर, कैसे जीता जाओ, कैसे सीट हो। तो जिस पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहले से 7 साल से तैयारी कर रहे थे और उन सीटों को जीत के समीकरण में था, इसलिए उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं था, उन्होंने ओके कर दिया। और 15 से 18 सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी और ज़्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी सीट पर लड़ेगी। और 2-4 सीटें ऐसी 2-3 सीटें हैं जो हमारे कार्यकर्ता जहाँ कुछ पेच होगा, जहाँ रणनीति के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से भी लड़ सकते हैं। और फार्मूला निकले पूर्वांचल में जहाँ ज़िले हमारे तैयार हैं उस ज़िलों में 1 सीट हमने लिया है और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ेगी, हमारे लोग उसमें जिताएंगे। हम जो सीट लड़ेंगे वहाँ पश्चिमांचल में भी कुछ सीटें हमने 2-4 मांगी हैं, उस पर भी सहमति बन है। यानी जो 15 से 18 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो इस पर सिर्फ आप ही पार्टी के नेता लड़ेंगे या भाजपा के जो है नेतृत्व में भी कई लोग जो है उसमें भाजपा के उम्मीदवार भी इसमें शामिल होंगे? नहीं, हमारे सभी पहले से कार्यकर्ता उस सीटों पर, हमारे तो 24 सीट ऐसी थी जो हमारे कार्यकर्ता तैयार करते हैं। तो ऐसे जो है जहाँ हमारी जो कार्यकर्ता जीत सकते हैं उन्हीं सीटों को हमने लिया। तो वो हमारे सब पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे, पर पदाधिकारी हैं वो लड़ रहे हैं। भाजपा जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में हाल ही में कई झटके उनको लगे हैं। मंत्री पद छोड़ के चले गए हैं, दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, तो जो उनका समंदर है इस वक्त बड़ा डगमगा रहा है। तो आपकी नाव किस तरह से उनकी नैया जो है वो पाल लगाएगी? देखिए, जो मंत्री की बात करते हैं, मंत्री तो तब थे जब चुनाव आचार संहिता नहीं लगा था, तब थे। अब आचार संहिता लग गया, न मंत्री है न विधायक हैं। 15 दिन पहले कुछ तो प्रधानमंत्री रैली में कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। हमको लगता है 15 दिन बाद कुछ और बोलेंगे, विचार करेंगे, वापस आएंगे। रहा नैया पार की, तो पहले कभी हमारे नाव का नाविक कोई दूसरा हुआ करता था 70 साल से, तो अपने तो हमारे समाज को डुबाता ही था और अपने समाज को डुबाता था। अब उस नाव का नाविक डॉक्टर संजय हो गए हैं और निश्चित रूप से नाविक, कुशल नाविक जिस नाव पर होता है उसके कभी डूबने नहीं देता। तो 2019 में हम लोग आए हैं, तब से हम लोग देखे ऐतिहासिक जीत। हम सपा बसपा का बड़ा गठबंधन था 2019 में, लेकिन फिर भी आप देखो ऐतिहासिक जीत निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, और 2022 में भी इसी तरीके का जीत होगी। कांग्रेस पार्टी ने आज जो है 50 महिलाओं को जो है उम्मीदवार बनाया है। आप क्योंकि 15 से 18 सीटें मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी में कितनी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हमारे जो महिलाएं हैं, जो तैयारी में है महिलाएं, रणनीति का विषय है। हमने पिछले बार भी लड़ाया था, इस बार जो जीत के समीकरण में महिला होगी निश्चित रूप से लड़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाती थी। टिकट देना और जीत दोनों में अंतर है। 5 साल पहले टिकट देती प्रियंका जी आके महिलाओं को, तो जाना जाता कि उन्हें जिताने के लिए। आज तो टिकट देकर खाली बस राजनीतिक स्टंट है। हम कहते हैं कि 5 राज्य है, वहाँ महिलाओं के लिए क्या कानून बनवाया है? मैंने कहा वहाँ क्या उनका सिनेरियो महिलाओं के प्रति कुछ है, वहाँ बनवा दे तो यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 5 राज्य पहले अपने करके दिखा दे, निषादों के लिए, महिलाओं के लिए, ऑटोमेटिकली मांगना नहीं पड़ेगा, वोट उनको मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि छोटे सहयोगी दलों को अखिलेश यादव भी साधने में लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, ऐसे में आपने उनका दामन क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, उनके पास सहयोगी दल कौन है? अखिलेश एक दहशत दल है खाली, राजभर भाई 2019 में राजभर अलग से लड़े थे, क्या वोट बैंक है? कई जिले में उनका संगठन है। बाकी तो नेता है। नेता तो भाई नेता के पॉकेट में थोड़ी वोट होता है, वोट पार्टी के साथ होता है, नीति के साथ होता है। और निषाद पार्टी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो 70 साल से सताए गए लोग हैं, रोजी रोटी, उनके कपड़े, मकान, रोजगार छीने गए, ऐसे लोगों को मिल जाए, उस नीति को लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए है और एक वोट बैंक है, उसके सहारे कार्यकर्ता है, ट्रेंड कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता भाजपा के पास है, निषाद पार्टी कार्यकर्ता वो ट्रांसफ़र कराता है और ऐसे कार्यकर्ता 2022 में जीत सुनिश्चित कराएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन स्थिति पिछली बार की तरह बिल्कुल भी भयावह नहीं है।
मामले ज्यादा हैं, लेकिन अस्पताल जाने की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ रही है। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में भले ही कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन अस्पतालों में कोरोना के नए मरीज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की भर्ती स्थिर है और ये बहुत अच्छी खबर है। जैन ने बताया कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी 15% है। कि दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं। पहले क्या था कि डेली बढ़ते जा रहे थे, मतलब 100 थे, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब वो एडमिशन का रेट बढ़ना बंद हो गया है, तो एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है ये पॉजिटिव साइन है कि अब नए एडमिशन्स जितने कल थे, परसों थे, 3 दिन से, 4 दिन से, 4-5 दिन से लगभग सेम चल रहे हैं। तो ये दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन। और देखो नंबर्स और पॉजिटिविटी, ये तो टेस्ट कितने हो रहे हैं, कौन लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जो एडवांस इंडिकेटर कहते हैं वो एडमिशन्स ही हैं। हॉस्पिटल एडमिशन्स का जो मुझे लगता है कि स्टैग्नेंट हो गए, अब प्लेटो आ गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आज भी दिल्ली में कोविड-19 के 27,000 के आसपास ही नए मामले सामने आएंगे। हमारी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये हिदायत जरूर दी कि लोगों को अपने फेस को लॉक रखने की जरूरत है, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। देखो मैं तो सभी से कहूँगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि घर से बाहर जब भी निकले तो सब लोग 100% मास्क लगाएं, तो इससे ये कंटेनमेंट होगा, 100% कंटेनमेंट होगा। मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का दूसरा रूप है कि आप अपने फेस को लॉकडाउन कर लीजिएगा, तो लॉकडाउन हो गया। बता दें राजधानी दिल्ली में बीते दिन 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसी के साथ पूरे देश में 2.5 लाख के करीब मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। भारत में कोविड-19 मामलों में पिछले 24 घंटों में 27% का उछाल दर्ज किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में करीबन 2.5 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन 380 लोगों की मौत हो गई है। दैनिक पॉजिटिविटी की बात करें तो दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13.11% है। एक्टिव केसेस 11 लाख से ऊपर जा चुके हैं। वर्तमान में 11,17,531 एक्टिव मामले हैं। रिकवरी रेट 95.59% पर है और भारत में अब तक कुल 3,47,15,361 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से कुल मौतें 4,85,035 हैं और अब तक 154 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले टॉप 5 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,723 नए मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 27,000 मामले, पश्चिम बंगाल में 22,155 मामले, कर्नाटक में 21,000, तमिलनाडु में 17,000 मामले सामने आए हैं। 54.87% के साथ नए मामले इन 5 राज्यों में सामने आए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। केरल में बीते दिन 300 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली में 40 कोरोना के मरीजों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार हो गई है। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,488 मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में से 1,805 ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। तेज गति से बढ़ रहे नए मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालातों के साथ साथ इससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी से नेताओं के जाने का क्रम जारी है। बीजेपी को हर रोज एक नया झटका लग रहा है। बीजेपी के कई बड़े नामी नेता इस समय बागी रुख अपनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह और कई इस्तीफों के बाद फिरोजाबाद स्थित शिकोहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
राज्य बीजेपी अध्यक्ष को संबोधित अपने पत्र में वर्मा ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 5 वर्षों में कमजोर वर्गों, युवाओं, किसानों, दलितों और ओबीसी की समस्याओं को दूर करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और व्यापारियों को शासन में नुकसान हुआ है। विधायक ने ये भी कहा कि वह अब पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में काम करेंगे। वर्मा ने कहा कि 5 साल तक लगातार कहा गया कि सरकार सबका हित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बता दें कि मौर्य, दारा सिंह चौहान दोनों ही मंत्री की पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी में हलचल तो बहुत ज्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफे देने और बीजेपी छोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद बुधवार को पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बीजेपी ने अपनी पार्टी में भी शामिल किया। यूपी में पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। पार्टियां चुनाव से बस कुछ वक्त पहले अपनी पार्टी बचाने में लगी हैं और दूसरी पार्टी को तोड़ने में। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही कैंडिडेट्स के नाम पर फाइनल मुहर लगने की भी शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और इस बार जहां कांग्रेस ने महिलाओं को केंद्रित करते हुए 2022 के चुनावी रण में उतरी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुल 125 उम्मीदवारों में से इस बार 40% महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इसमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाज सेवी और संघर्षशील महिलाओं को इस बार मौका दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना है। बता दें कि उन्नाव रेप कांड को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती रही है। चुनाव से पहले नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी अनवरत जारी है। ऐसे में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, ये हर चुनाव में होता है और कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए, क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। यूपी में कुल 403 सीटें हैं। यहाँ 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं मतगणना 10 मार्च को होगी।
2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी कि कुछ ही दिनों में चुनाव है। और सबसे ज्यादा चर्चा में जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश में अगर सपा और बीजेपी आमने सामने है, तो पंजाब में दिल्ली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भरपूर जोर लगा रही है और हर तरह के दांव-पेच चला रही है। मुफ्त बिजली से लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर केजरीवाल ने इस बार पंजाब चुनाव के रण में अपना पांव रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पंजाब में। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि भगवंत मान सिंह इस समय आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उभर कर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम अनाउंस नहीं किया गया और अब उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये बोलते हुए एक नया दांव खेला है कि इस बार सीएम का चेहरा चार दीवारी के अंदर नहीं तय किया जा सकता। मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। सीएम पद का चेहरा घोषित करने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब के वोटर्स की राय लेगी और इसके लिए पार्टी ने मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल दरअसल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं और जब उन्होंने बुधवार को पंजाब पहुंचने के बाद कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सीएम के चेहरे से पर्दा हटाया जाएगा, मानो ऐसा लगा कि भगवंत मान का नाम फाइनल हो चुका है। तो क्या इस नए दांव से भगवंत मान सिंह का सीएम चेहरा बनने की उम्मीद कम हो जाएगी? ऐसा तो अब जनता की राय के बाद ही पता चलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.